नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की चर्चा कर रहे हैं। इसमें से बहुत हमारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में ये डाला था कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए, और उसमें ये दर्शाइए कि उस इंडिविजुअल को NPS में कितना पेंशन बनेगा, UPS में कितना पेंशन बनेगा, NPS में उसको कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, UPS में कितने रिटायरमेंट बेनिफिट बनने वाले हैं। तो हम इस सेशन में एक 10 वर्ष पश्चात, ये 2025, यहां से 10 वर्ष पश्चात 35-36 अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद से NPS होल्डर को अगर सेम पर्सन NPS में रहते तो उनको कितना पेंशन मिलता, प्लस लमसम अमाउंट कितना मिलता, UPS में रहते तो कितना पेंशन मिलता, प्लस कितना लमसम अमाउंट मिलता। So pension amount in NPS and UPS after approximately 10 years, वो हम कैलकुलेट करके आपके सामने ला रहे हैं। इसको देखने के बाद आशा है कि आपको अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेने में कुछ आसानी हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि NPS और UPS इन दोनों में से किसी एक को चूज करना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल फैक्ट्स या तो सामने नहीं आए हैं और नहीं तो दिख नहीं रहा है। जितना फैक्ट सामने आया है उसके बेसिस पे हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 10 वर्ष के पश्चात NPS और UPS में किसको कितना पेंशन मिलने वाला है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये पूरा सेशन एग्जांपल वाला है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एम्प्लॉय हु ज्वाइंड गवर्नमेंट सर्विसेज इन 2012 इन लेवल 7। ठीक है, लेवल 7 में कुछ एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में 2012 में। उनकी गणना हम कर रहे हैं। तो जो 2012 में लेवल 7 में ज्वाइन किए होंगे उनका एज ऑन 31 मार्च 25 कर लीजिए, या एज ऑन फर्स्ट जनवरी 25 कह लीजिए। एज ऑन 1 जनवरी 25 या एज ऑन 31 मार्च 25, इनका जो पे स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। बेसिक पे प्लस माइनस 68,000 होंगे MSCP लेकर के। अगर प्रमोशन हुआ है, जंप हुआ है तो इट विल वेरी, अदरवाइज MSCP लेकर के 68,000 उनके बेसिक पे हो सकते हैं। DA प्रेजेंटली 53% है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेट डाला है, क्योंकि 1 अप्रैल के आसपास में कुछ अनाउंसमेंट होगा जो जनवरी से इफेक्टिव होता है, तो उसमें DA विल चेंज। सुनने में आ रहा है कि 3% DA आ रहा है, तो ये 53 से 56 हो जाएगा। प्रेजेंटली हम 53% मान के चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से DA 36,000 समथिंग होता है। जब इसको टोटल करते हैं तो जो टोटल इमोलूमेंट आता है वो 1,04,000 के आसपास में आता है। वन लाख 4,000 टोटल आता है। ठीक है, ये उस एम्प्लॉय का है जो 2012 में पे लेवल 7 में ज्वाइन किया। आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल भी हम आपको लेकर के आएंगे। अब अगर ऐसा हो गया, तो उसको NPS में कितना मिलने वाला है। तो NPS का कैलकुलेटर हम डालते हैं। तो NPS के कैलकुलेटर करने में यहाँ पर
ड्रॉप डाउन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर ड्रॉप डाउन होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट कर लीजिए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर लीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है। तो हमने इसमें जो डेट ऑफ बर्थ चूज किया है वो किसी ऐसे इंडिविजुअल का चूज किया है जो 1 जनवरी 1975 का जन्म जिनका हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा 50 ईयर्स, राइट। तो हमने अपना फीडबैक दिया डेट ऑफ बर्थ का। व्हाई इट इज नेसेसरी? because date of superannuation is decided, is determined, is calculated based upon date of birth। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ फीड करना आवश्यक है। और क्या फीड करना पड़ेगा? अगर आज के डेट में हमारी एग्जिस्टिंग एनपीएस टायर 1 में कॉर्पस कितना बनता है, हमने इस एम्प्लॉय का कैलकुलेशन लगभग 30 लाख के आसपास में बनता है। ये 30 लाख अपना कंट्रीब्यूशन भी है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी है, प्लस उस पे गेन्स भी है। सो ये कॉर्पस का टोटल वैल्यू एज ऑन डेट इस एम्प्लॉय का जो 2012 में ज्वाइन किए लेवल 7 में अप्रोक्सीमेटली 30 लाख होगा। सो यहां पर 30 लाख आ गया। अब क्या करना है? आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, कितना हमें कंट्रीब्यूट करना है। इसमें वो डेटा है जो 10% एम्प्लॉयज का और 14% गवर्नमेंट का, 24%। सो 24% जो है वो यहां पर हम डाल रहे हैं। ये इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 25,000 डाला है। ये 25,000 कहां से आया? कुछ कैलकुलेशन है क्या? है ना, ये देखिए एनपीएस जो है वो 10% होगा। ये आपका टोटल है, बेसिक प्लस डीए पे ये आपका टोटल हो गया 1,04,000। 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10,404, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14,566, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 24,970। यही होता है ना, चेक कर लीजिए। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करके हम यहाँ पर 25,000 लिए। आप समझ सकते हैं वी आर नियर टू एक्चुअल पोजीशन, नियर टू एक्चुअल फैक्ट। हम इसमें कुछ भी प्रिजम्पटिव फिगर नहीं डाल रहे हैं। ये 30 लाख है, ये भी नियर है। आप लोगों को साल में मैसेज वगैरह भी आता होगा एक बार, और आप जब चाहें साइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि एज ऑन डेट आपका कॉर्पस कितना हुआ है। सो ये 30 लाख कम ज्यादा होगा, प्लस माइनस होगा, 30 लाख के आसपास ही होगा। और आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट 25,000 कैसे आया ये हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टिल माय रिटायरमेंट एज। हाँ जी, रिटायरमेंट एज फिक्स है कि 60 ही है, इसलिए इसमें कुछ छेड़छाड़ हमने नहीं किया है। रिटायरमेंट एज इज 60, सो 60 ईयर ही यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है, हमने यहाँ पर 60 ही रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 75, उनका डेट ऑफ सुपरएनुएशन विल बी 31 दिसंबर 2034। 1 जनवरी है इसलिए जनवरी में रिटायर होंगे, इसके बारे में कंफ्यूजन है तो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के जो क्लासेज हैं उसमें एक बार जाके इसको देख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर फर्स्ट डे मंथ का जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ है तो सुपर एनुएशन उससे पहले वाले मंथ में हो जाता है। ये एक्सेप्शनल रूल है, अदरवाइज उसी मंथ में सुपर एनुएशन होता है। सो चूंकि इनका 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है इसलिए दिस एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिटायर, is going to superannuate on 31st December 2034। इसी के अनुसार हमें कैलकुलेशन भी करना है।
कुछ और पैरामीटर है। आफ्टर रिटायरमेंट आई वांट टू डेफर माय एग्जिट। कौन एग्जिट को रेफर करेगा? सबको रिटायरमेंट के बाद से पेंशन चाहिए, लमसम अमाउंट चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें बाय डिफॉल्ट 60 ही रखा है। अब ये जो 25,000 हमने दिखाया कि पर मंथ हम कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उसमें एनुअल इंक्रीज भी कुछ होगा क्या? ये सेकेंड वाला हम बता रहे हैं। अच्छा भाई, ये जो सेकेंड वाला, इसमें एनुअल इंक्रीज कुछ होगा क्या? होगा ना। जैसे जैसे बेसिक पे और डीए बढ़ेगा, वैसे वैसे एनपीएस का हमारा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। कब कब बढ़ता है? अभी तक का जो प्रैक्टिस है वो ये है कि वर्ष में एक बार 3% का इंक्रीमेंट लगता है। वर्ष में 2 बार डीए बढ़ता है, कभी 3% कभी 4%। तो एक बार 3% बढ़ा, दूसरी बार 4% बढ़ा, तो 7% डीए हो गया। 3% इंक्रीमेंट बढ़ा, तो 10% एक साल में हमारा लगभग इंक्रीज होता है। उस 10% का, उस जो 10% इंक्रीज हो रहा है, उसका 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उसका 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। इसका मतलब कि उस 10% का 24% कंट्रीब्यूशन पर ईयर बढ़ेगा। देखिए, 3% एक बार इंक्रीमेंट मिला, 4% एक बार डीए मिला, 3% एक बार डीए मिला, टोटल आपका 10% हो गया। इस 10% का 24%, वाई 24%? क्योंकि 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और 14% 10% एम्प्लॉयज का और 14% गवर्नमेंट का, तो 10 का 24% 2.4 होता है। 10 का 24% 2.4 होता है। मान लेते हैं कि डीए दोनों बार 4% ही बढ़ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखे हुए हमने यहां पर एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन 2.5% रखा है। पे कमीशन आएगा, उस साल ये बढ़ जाएगा, लेकिन अभी एज ऑन डेट कैलकुलेशन के लिए हमने एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन 2.5% रखा, ठीक है। अब जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन के बाद इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न कितना है? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न का हालचाल ये है कि अगर कुछ बहुत ही सिक्योर्ड डेट हमने सिलेक्ट कर लिया है, एनपीएस में ऑप्शन होता है अपने पास, तो मिनिमम 5% पर ईयर का रिटर्न मिलता है। और अगर हाई रिस्क को हमने सिलेक्ट किया है, तो ऐसा देखा गया है, हाई रिस्क में कुछ लोगों को लगता होगा कि डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इन लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम 15% के आसपास में इनमें आउटकम होता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9.18 रखा है। ये 9.18 जो है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने जनरेट किया है, सो दैट ये कैलकुलेशन बेस्ड है। प्रीवियस जो भी परफॉर्मेंस रहे हैं, प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस्ड पे ये बाय डिफॉल्ट 9.18 आ रहा है। ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ये रिटर्न कुछ अधिक भी हो सकता है, राइट। आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी रेशियो। एन्युटी रेशियो हमने इसमें बाय डिफॉल्ट रखा है, 40% एन्युटी परचेज करना है। जो इच्छुक है वो 50% 60% भी एन्युटी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जितना एन्युटी लेंगे लमसम अमाउंट कम हो जाएगा। एनपीएस में सिस्टम ही ऐसा है कि 60% लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ले लीजिए और 40% का एन्युटी परचेज करना है। आप चाहें तो 40% को बढ़ा भी सकते हैं, राइट। अब प्रश्न ये उठता है, पेंशन का कैलकुलेशन, असली खेल यहीं पे आएगा।
जो 40% अमाउंट का एन्युटी परचेज किया जाता है उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 करोड़ में से 40 लाख का हमने एन्युटी खरीद लिया तो 40 लाख पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर में, उसको 12 महीने में डिवाइड करेंगे और वहीं पर मंथ पेंशन बनने वाला है। ऐसा ही एनपीएस में है, बिल्कुल ऐसा ही एनपीएस में है। तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि एक्सपेक्टेड एन्युटी रेट क्या है, परसेंटेज क्या है। लिस्ट 4% है एंड हाईएस्ट 10% है। जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट 6.75% एक्सपेक्टेड रिटर्न फिक्स किया है। हम भी इसी को मान के चलेंगे कि 6.75% एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा एन्युटी पे। ठीक है, अब यहां पर एक बटन है कैलकुलेट। अगर जैसे कैलकुलेट दबाऊंगा फीचर्स टक से सामने आ जाएंगे, तड़ातड़ सामने आ जाएंगे। आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने 31 दिसंबर 2034 ही रखा है। आप 1 साल 2 साल अपने सुविधा के अनुसार बढ़ा लीजिए। तो इस दिन में जो टोटल कॉर्पस, जब टोटल कॉर्पस की बात करते हैं तो माई कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस गेन्स, इन तीनों को मिला करके जो टोटल कॉर्पस बन रहा है वो 1 करोड़ 22 लाख बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसका 40% और 60% हमें करना है ना। सो अगर 20% और इसमें, हाँ नहीं, ये टोटल कॉर्पस है। ये कॉर्पस किस बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 10%, गवर्नमेंट का 14%। ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ये लगभग 63 लाख हो रहा है, राइट। ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस पर टोटल गेन कितना होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स? लगभग 60 लाख इस पर गेन होगा। 63 लाख के आसपास में इन्वेस्टमेंट है, 60 के आसपास, 60 लाख के आसपास में टोटल गेन है। तो टोटल कॉर्पस कितना हुआ? 1.22 करोड़ हुआ, 1 करोड़ 22 लाख हुआ। अगर ये इंडिविजुअल इस डेट को रिटायर करते हैं तो डेट ऑफ रिटायरमेंट आगे गया तो दिस अमाउंट विल इंक्रीज। डेट ऑफ रिटायरमेंट इससे पहले है तो दिस अमाउंट में डिक्रीज। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड में? because total investment will differ and total gain is uncertain. India is a growing country. वर्ल्ड में दबदबा बढ़ रहा है भारत का। भारत अविकसित होते हुए, अल्प विकसित होते हुए विकसित की तरफ बढ़ गया है। विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि टोटल गेन विल इंक्रीज, उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अभी तक का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे, जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे 63 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 60 लाख के आसपास में हमारा गेन होगा और टोटल कॉर्पस 1.22 करोड़ होगा। अब इसी 1.22 करोड़ में से 60% लमसम अमाउंट मिलना है एंड 40% विल गो फॉर एन्युटी परचेज, है ना। यही हमने बात की है ना। ये जो अमाउंट हो गया 1.22 करोड़, लमसम अमाउंट 60%, तो इसमें से 73 लाख आपको कैश मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 73 लाख मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये जो 48 लाख है, लगभग 50 लाख मान लीजिए, क्योंकि ये 40% इतना ही बनता है। तो ये 50 लाख जो है ये एन्युटी परचेज में जाएगा
और इस एन्युटी के अगेंस्ट, इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, इस डेट के अगेंस्ट जो भी हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे, उस पर पेंशन फिक्स होगा। कैसे? ये देखिए, 73 लाख आपका कैश विड्रॉल लमसम में विड्रॉल हो गया, और मंथली पेंशन इससे कितना मंथली पेंशन बनेगा? 27,000 बनेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर 48 लाख 50 लाख का एन्युटी परचेज किया गया, 6.75% के हिसाब से अगर उसमें रेट ऑफ रिटर्न आता है, तो इस अमाउंट को 6.75% से मल्टीप्लाई करके और 12 मंथ में डिवाइड करने से मंथली पेंशन इतना ही आता है, लगभग 27,000। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अमाउंट वेरी करेगा, ये अमाउंट वेरी करेगा, ये अमाउंट वेरी करेगा, इसलिए दिस अमाउंट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। सो ये 25,000 भी हो सकता है, 30,000 35,000 भी हो सकता है। ठीक है। सो 34 में, 35 में, 36 में, 2034 35 36 में अप्रोक्सीमेटली इतना आपका मंथली पेंशन बनता है एनपीएस के अनुसार। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन हो तो एक बार रिवर्स पीछे जाइए और पीछे से वीडियो देख करके आगे आइए। ठीक है। क्यों ऐसा बन रहा है? क्योंकि पेंशन का अमाउंट, पेंशन कैसे डिसाइड करते हैं? एन्युटी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी रेट डिवाइडेड बाय 12। इंडिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो ईयरली काउंटिंग होती है। जैसे 5% इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट है, 7% इंटरेस्ट है। तो इसलिए 1 ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना बनता है? इसमें देखिए, अगर ये 30,000 होता तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3,60,000, मतलब 3.5 लाख के आसपास में इसका इंटरेस्ट बन रहा है। उस 3.5 लाख को 12 में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हर महीने पेंशन चाहिए। अगर साल में एक बार पेंशन लेना होता तो 3.5 लाख मिलता। हर महीने पेंशन चाहिए, उसको डिवाइड कर दिया गया है, और 12 महीने से डिवाइड करके 27,000, 28,000, 29,000 के आसपास, 30,000 के आसपास पेंशन बन रहा है एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, जिसे न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में, जिसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। समझ में आ गया जी? ये कैलकुलेशन देख लीजिए। ये आपका एन्युटी अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 6.75, क्योंकि यही आपका एनुअल रिटर्न होने वाला है, और एनुअल रिटर्न जो होगा उसको 12 महीने में डिवाइड करेंगे, और ये मंथली पेंशन बनता है। इतना ही मंथली पेंशन बनता है। अच्छी तरीके से ये कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, दूसरों को आप समझाने में सक्षम हो जाएंगे। ये जो 6.75% का हमने एजम्पशन लिया है, इसमें भी बहुत से ऑप्शन है। जिस समय हम एन्युटी परचेज करेंगे उस समय हमसे फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, और फॉर्म फिलअप कराते समय हमसे 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक पर टिक करवाया जाएगा। जब एन्युटी परचेज किया, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा 48 पॉइंट समथिंग, 50 लाख का हमने एन्युटी परचेज किया। तो एन्युटी परचेज करने के बाद से इनमें से 5 में से किसी एक कॉलम में टिक करना है। पहला कॉलम क्या है? एन्युटी फॉर लाइफ, जीवन भर मुझे पेंशन मिले, ये तो सभी चाहेंगे। जब तक जीऊं तब तक पेंशन मिले ये सभी चाहेंगे। सो फर्स्ट कॉलम है एन्युटी फॉर लाइफ। इसमें भी 2 ऑप्शन है, विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अर्थात जब तक जीऊं तब तक पेंशन मिले, और हमारे न रहने पे हमारे जो नॉमिनी हैं उनको जो अमाउंट हमारा 48 लाख, याद है ना, 48 लाख जिसका हमने एन्युटी परचेज किया था, वो अमाउंट उनको वापस मिल जाए। पहला ऑप्शन ये।
कि जीवन पर्यंत मुझे पेंशन मिले और मेरे न रहने पे मेरे नॉमिनी को जितना अमाउंट हमने आपको दिया था एन्युटी में वो अमाउंट वापस लौट जाए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है? विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मुझे जीवन भर पेंशन मिले और मेरे न रहने पे लमसम अमाउंट मुझे नहीं चाहिए। तो चूंकि लमसम जो अमाउंट, लमसम नहीं बोले, एन्युटी अमाउंट मुझे नहीं चाहिए, लेट इट बी केप्ट बाय द गवर्नमेंट। तो जब भी ऐसा ऑप्शन चुनेंगे इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सर्टेनली जंप। आप देखेंगे इसमें बहुत से ऑप्शन है, मैं पहला ऑप्शन ही लेकर के चल रहा हूं। विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, आपको एन्युटी पैसा वापस चाहिए, तो यहां पर जो रिटर्न, यहां पर जो रेट है वो 7.13% है। अगर पैसा वापस चाहिए नहीं, सिर्फ पेंशन, मुझे पेंशन ज्यादा चाहिए, मैं जब तक जीऊं मुझे पेंशन का अमाउंट हाईएस्ट चाहिए, तो इसमें यही करना पड़ेगा कि एन्युटी अमाउंट सरेंडर करना पड़ेगा। तो हम एन्युटी अमाउंट सरेंडर करते हैं, ये जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली इसको कम लोग प्रिफर करते हैं, लेकिन जिनका कोई नेक्स्ट ऑफ कीन में इंटरेस्ट नहीं है, नॉमिनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बोलेंगे कि नहीं, मुझे एन्युटी का अमाउंट नहीं चाहिए, जितना मुझे देना है पेंशन के रूप में ही, मेरा पेंशन बढ़ा दो और पेंशन के रूप में दे दो। तो यहां पर इनका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न जंप कर जाएगा। दो हो गए। तीसरे तरह का क्या है? ज्वाइंट लाइफ एन्युटी। ज्वाइंट लाइफ एन्युटी में क्या होता है? इसमें भी दो ऑप्शन है। पहले ये समझ ले होता क्या है। ज्वाइंट लाइफ एन्युटी में यह है कि जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे पेंशन मिले, मेरे न रहने पे मेरे स्पाउस को पेंशन मिले, ये लोग ऑप्ट करते हैं। जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे पेंशन मिले, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं था। इसमें सिर्फ मुझे पेंशन मिले और या तो पैसा एन्युटी अमाउंट मेरा रिटर्न करना है, और नहीं तो एन्युटी अमाउंट रिटर्न नहीं करना है। इसमें यह है कि जब तक हम जीवित रहें हमें पेंशन मिले, हमारे न रहने पे हमारे नॉमिनी को पेंशन मिले। हाँ, अब इसमें दो ऑप्शन आएगा कि रिटर्न वापस चाहिए क्या एन्युटी अमाउंट, या विदाउट रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न अगर वापस चाहिए तो रेट ऑफ रिटर्न, अगर एन्युटी वापस चाहिए विद रिटर्न है, एन्युटी वापस चाहिए तो रेट ऑफ रिटर्न विल बी लिटिल बिट लेसर। एन्युटी वापस नहीं चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न विल बी लिटिल बिट हायर। ठीक है। ये आप लोग, ये अमाउंट जो है ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। ये अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है, परसेंटेज भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। और फिफ्थ जो कैटेगरी है, एनपीएस फैमिली इनकम विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो एक तीसरी कैटेगरी के पेंशनर वो होंगे जो जिनकी इच्छा ये होगी कि जब तक हम जीवित हैं हमें पेंशन मिले, हमारे गुजरने के बाद हमारे स्पाउस को पेंशन मिले, और अगर हमारा स्पाउस गुजर जाता है और अगर पेरेंट्स मेरे जीवित हैं तो मेरे पेरेंट्स को भी पेंशन मिले। और जब पेरेंट्स गुजर जाए तब रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जो एन्युटी अमाउंट है, वो हमारे नॉमिनी को, नेक्स्ट ऑफ कीन को वापस कर दिया जाए। ये 5 ऑप्शन रहेंगे। मैक्सिमम लोग ये थर्ड वाले को चूज करते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे भी मिले, मेरे बाद मेरे स्पाउस को मिले और मुझे पैसा भी वापस मिल जाए, मेरे घर वालों। बट इट विल वेरी, किसके क्या फैमिली ग्राउंड है, इट विल वेरी। तो ये आपका एनपीएस एन्युटी ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन ऑल कंडीशन
ये कुछ 7-8% से ऊपर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 5%, 6%, 5%, 6% ही है। सो इट वेरीज। आप इतना ध्यान में रखिए, आपको हमें यहाँ पर ये समझाना था कि एन्युटी परचेज करते समय आपको ये 5 में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, और जो ऑप्शन चूज करेंगे रेट ऑफ रिटर्न विल वेरी अकॉर्डिंगली। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम यूपीएस में शिफ्ट कर जाए, तो यूपीएस में शिफ्ट करने के बाद से, यूपीएस में शिफ्ट करने के बाद से मुझे कितना पेंशन मिलता है। ठीक है, तो एनपीएस में कितना पेंशन बन रहा है और कितना लमसम अमाउंट मिल रहा है, इसकी चर्चा हम कर लिए। अब जो लोग यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं, या यूपीएस में कितना मुझे पेंशन मिलेगा इसको जानना चाहते हैं, सेम बेसिक पे, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, उनका डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो अभी इससे पहले हमने फिटमेंट फैक्टर दिखाया था। फिटमेंट फैक्टर जो प्रेजेंट जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इस बार 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो होगा वो 1.92 से लेकर के 2.86 के बीच में रह सकता है। जब तक पे कमीशन इसको फिट नहीं करती तब तक एवरीथिंग इज स्पेकुलेशन, एक्सपेक्टेशन। 7th सीपीसी में 2.57 का फैक्टर था, और वो इसलिए था क्योंकि उस समय डीए, आप याद कीजिए कुछ जनवरी 2016 में, जनवरी 2016 में डीए वाज 125%, 125%। सो 2006 से लेकर के 2016 के बीच में इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई था। तो इन्फ्लेशन का रेट हाई होने से डीए हाई होते गया। अब डीए जब 125 हो गया, तो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज किसी का बेसिक पे हो, तो उस 100 रुपीज के बेसिक पे पर 1 लाख लेते हैं। 1 लाख अगर किसी का बेसिक पे हो तो उस पर डीए कितना हो जाएगा, 1,25,000। उस 7th सीपीसी से पहले ही 1 लाख बेसिक पे प्लस 1,25,000 डीए, 2,25,000 तो ऐसे ही मिल रहा है। पे कमीशन को क्या करना है, बेसिक पे में डीए को मर्ज करना है, और मर्ज करके जो कुछ प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एंटिसिपेट करते हुए 10%, 20%, 15% का हाइक करना होता है। तो ये 225 तो पहले ही था, इसमें 0.32% ऐड किया कमीशन ने, और फिटमेंट फैक्टर बैठा था 2.57। अभी सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा गया है। सो चूंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा गया है, इसलिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई है उसका ग्रोथ स्लो है। इसका परिणाम यह है कि आज के डेट में भी डीए जो है 53% है। गवर्नमेंट अनाउंस करेगी 2%, 3%, 4% का एक्सपेक्टेशन में नहीं है, 2% या 3% अनाउंस करेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कम है। सो जहां पर 125% डीए बढ़ चुका था, वहां पर लगभग इसके आधे से भी कम डीए अभी है। तो इसलिए 2.57 फैक्टर जो होगा कम से कम अभी तो लागू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता लागू। तो नहीं हो सकता, तो एक अपना पे फिक्सेशन, एक एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो बेसिक पे ऑन 1 जनवरी 25 68,000, ये जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं।
सो फिटमेंट फैक्टर हम 2 मान के चल रहे हैं, ये 2.57 होगा ही नहीं, 1.92 से के आसपास ही रहने की उम्मीद है, बट फॉर द कैलकुलेशन इजीनेस हमने फिटमेंट फैक्टर को 2 रख लिया, इससे नीचे ही आएगा, इसके आसपास में हो सकता है। तो पे कमीशन 8 पे कमीशन अगर आता है तो 1 जनवरी 2026 से फिटमेंट फैक्टर अगर 2 बैठाया जाता है तो 68,000 क्या हो जाएगा, डबल होकर के 1,36,000 बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, 8 पे कमीशन में। 9th पे कमीशन में इसमें भी फिटमेंट फैक्टर हमने 2 प्रिज्यूम किया है, कितना आएगा टाइम डिसाइड करेगा। फिटमेंट फैक्टर फिक्स नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लेशनरी वैल्यू, इन्फ्लेशन का जो वैल्यू है और महंगाई जैसे होगी उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करती है कमीशन, पे कमीशन। तो यहां पर भी मोटा मोटी देखा जाए तो 136 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 1,136 को ये 3,50,000, ये 3,50,000 के आसपास में हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हुआ, ये जो लास्ट ये जो बेसिक पे हम देख रहे हैं, ये 2016 से एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट, कहीं कहीं पे प्रमोशन, कहीं कहीं पे एमएससीपी, ये बढ़ करके 68,000 हुआ है। तो अगले 10 वर्ष में भी मिनिमम एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट तो लगेगा। तो अगर मिनिमम 3% इंक्रीमेंट पर ईयर लगता है, एमएससीपी को मैंने साइड कर दिया, प्रमोशन का अलग से इसमें होगा, नॉर्मल तरीके से 10 ईयर में अगर सिर्फ 3% का एनुअल इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, और सिंपल कैलकुलेशन में होता है, वो क्यूमुलेटिव होता है इंक्रीमेंट, सिंपल कैलकुलेशन में होता है, तब भी ये जो लास्ट में पे कमीशन 9th पे कमीशन से पहले ये जो 1,36,000 का बेसिक पे है, ये इंक्रीमेंट लगते लगते 10 साल में 1,75,000 तो अपने आप हो गया होगा। इस समय डीए बढ़ चुका होगा और इसलिए फिटमेंट फैक्टर अप्लाई होगा। और फिटमेंट फैक्टर अगर 2 अप्लाई होता है, लेट अस प्रिज्यूम कि 2 ही अप्लाई होता है, तो 1 जनवरी 2036 को जिनका बेसिक पे आज 68,000 है, उनका बेसिक पे लगभग 3,50,000, 3.5 लाख होंगे। ये लगभग है, ठीक है। तो अब हमें बेसिक पे मिल गया। यूपीएस में पेंशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिक पे जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बेसिक पे का 50% ही तो पेंशन बनने जा रहा है। तो हमें बेसिक पे मिल गया, कितना मिल गया, 3,50,000, 3,50,000। अब पेंशन का फॉर्मूला, बेसिक पे डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाई 300। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है 25 ईयर सर्विस कर रहे हैं। अगर ये 25 ईयर सर्विस नहीं करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली इट विल बी लेसर। सो एस्यूर्ड पे आउट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बेसिक पे 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर ऑफ मंथ्स हमने प्रिज्यूम कर लिया कि ये 25 ईयर सर्विस किए होंगे। 25 ईयर सर्विस मैंडेटरी है 50% पेंशन लेने के लिए, कोई भी पेंशन लेने के लिए 10 ईयर मैंडेटरी है, लेकिन 50% ऑफ द बेसिक पे अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो 25 ईयर सर्विसेज चाहिए। तो अगर 25 ईयर सर्विसेज चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करने से वो 300 होता है। सो इट इज डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि किसी का अगर 24 ईयर हुआ, किसी का अगर 23 ईयर हुआ, किसी का 22 ईयर हुआ, किसी का 20 ईयर हो गया, तो यहां पर वो मंथ रखे जाएंगे एंड ये प्रोपोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा। यहां पर मान के चल रहे हैं कि 25 ईयर से ज्यादा सर्विस हो चुकी है, इसलिए उसका भी
मंथ जो होगा 300 मंथ हो जाएगा, 300 मंथ डिवाइडेड बाई 300, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2। सो कितना इसका 50% हुआ? इसका 50% हो गया 1,75,000। जी हाँ, 1,75,000 इसका 50% हो गया, प्लस डियरनेस रिलीफ, ये पेंशन बनेगा। रिटायरमेंट के समय में, सुपर एनुएशन के समय में ये पेंशन मिलेगा, 1,75,000 प्लस डीआर। ठीक है, एनपीएस में कितना मिल रहा था इस कैलकुलेशन में? इससे पहले तो देखे थे, एनपीएस में सिंपली 27,494, हाई स्पेकुलेशन में 30,000 मिल रहा है। कहाँ 30,000 और कहाँ 1,75,000 प्लस डियरनेस रिलीफ अलग से? कितने का डिफरेंस है? एक बात है कि यहां पर लमसम विड्रॉल है। आप कहेंगे कि लमसम विड्रॉल ही हमें 73 लाख मिल रहा है, 75 लाख रख लीजिए, 75 लाख मिल रहा है लमसम अमाउंट। साहब, रिटायर होने के बाद से ओनली 5 ईयर का ये मंथली पेंशन, बेसिक पे प्लस डीआर मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लीजिए। 60 क्यों? 5 साल में 60 महीने होंगे, तो 60 महीने मिलेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये प्लस डीआर मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लीजिए। 5 साल में इसको क्रॉस कर जाएंगे, सुपरसीड कर जाएंगे। लाइफ स्पैन किसी को नहीं पता है, कौन 20 साल रिटायरमेंट के बाद कौन 20 साल जीते हैं, कौन 30 साल जीते हैं, कौन 40 साल जीते हैं, कौन 50 साल जीते हैं, किसी को नहीं पता। जब तक जीवित रहेंगे ये पेंशन मिलेगा। मरणोपरांत इसका 60% फैमिली पेंशन मिलेगा स्पाउस को। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप निश्चय कीजिए कि एनपीएस आपके लिए बेनिफिशियल है या यूपीएस आपके लिए बेनिफिशियल है। हम ओपीएस से, ओल्ड पेंशन स्कीम से कहीं भी तुलना नहीं कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले थी, वो समाप्त हो चुकी है, उसको रिप्लेस किया है एनपीएस ने, और एनपीएस में एश्योर्ड पेंशन के लिए यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम इसे ओल्ड पेंशन स्कीम से तुलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो कंट्रीब्यूटरी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने प्लान चेंज कर दिया, तो इससे हम तुलना कर रहे हैं। हम यहाँ पर तुलना करना है एनपीएस, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज भी जिसे न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, उसका ये एक्सटेंडेड फॉर्म जो यूपीएस है उसकी चर्चा। तो एनपीएस और यूपीएस का जो डिफरेंस है उसकी चर्चा हमने यहां पर की। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ही भी बहुत शीघ्र लेकर के आ रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आएंगे जिसमें लेंथ ऑफ सर्विस विल बी डिफरेंट, बेसिक पे विल बी डिफरेंट, कंट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट। तब तक प्लीज इसको समझिए, इसको समझिए और एक एक पॉइंट समझिए। यूपीएस में बहुत से क्लासेज हम इसमें डाल चुके हैं, उसको अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि समय आ गया है चूज करने का कि हमें एनपीएस में ही बने रहना है या यूपीएस में जाना है। यूपीएस में जाना एक ऑप्शन है और एज ऑन डेट ऑप्शन है, और जिस तरीके से एम्प्लॉय यूनियन गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहे हैं, यूपीएस में कुछ इंप्रूवमेंट के भी स्कोप नजर आ रहे हैं। तो आपको यूपीएस ठीक लग रहा है कि एनपीएस ठीक लग रहा है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एसजीकेजी स्टडीज एंड एसजीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।